इतिहास के एक विद्यार्थी के रूप में मैं बहुत विनम्रता से लेकिन बहुत दृढ़ता से यह मानता हूं कि जिन्ना इस देश का सबसे बड़ा गुनाहगार है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि जिन्ना इस देश का, मोहम्मद अली जिन्ना इस देश के सबसे बड़े गुनाहगारों में है। माउंटबेटन इस देश के सबसे बड़े गुनाहगारों में है, क्योंकि जिन्ना की जिद के कारण 12 से 15 लाख लोगों की नृशंस हत्या हुई। जिन्ना की जिद के कारण एक मातृभूमि को अप्राकृतिक तरीके से बहुत व्यवस्थाओं का ताना बाना बुन के, परिस्थितियों का ताना बाना बुन के उसको चीरकर फाड़कर एक हमारे प्रतिद्वंदी देश को जन्म दे दिया गया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसकी कोई उस समय, खैर उस समय बहुत सारे नेताओं को यह लगा कि शायद यही रास्ता है। मैं आपके लिए बताऊं, आपके माध्यम से, 1960 में लियोनार्ड मोस्ले एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट था, उसने पंडित नेहरू जी का एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू को एक बार पढ़िए, रिकॉर्ड पे आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, उसको पढ़िए। उसमें पंडित नेहरू से जब पूछा गया, कि आखिर क्यों आपने विभाजन के लिए सहजता से, इतनी सहजता से आप लोगों ने विभाजन स्वीकार कर लिया, तो कहते हैं कि हम थक चुके थे, हम अब जेल जाने के लिए तैयार नहीं थे, अब हम और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, और इसलिए, और उसी समय हमें पंजाब से आगजनी की और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हमें सुनाई दी, उसकी जानकारी हमें मिली, और हमें लगा कि विभाजन उससे हमें रास्ता देगा या उससे हमें निकालेगा विभाजन। लेकिन उस विभाजन ने किया क्या, आप ये देखिए ना, आप केवल ऐतिहासिक तथ्यों का सही आकलन करते हुए बिना पार्टी, संदीप त्रिपाठी, ठीक है, राजनीति जवाब ले लेते हैं, ठीक है। इतिहास के विद्यार्थी, 2 सवाल। ये बताइए, अभी आपने कहा कि पंजाब में घटना है, जरा ये बताइए कि 16 अगस्त को जो दंगा फैलता है, वो दंगा क्या सिर्फ पंजाब में फैला था, या बिहार में भी फैला था, पश्चिम बंगाल में भी फैला था, पंजाब में भी फैला था, जो आज का पंजाब? सुन लीजिए, और उसमें कितने लोग सुन लीजिए, अरे पहले पूरा सवाल सुन लीजिए, अरे सवाल पूरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो क्या एक चीज बताइए कि जब देश में दंगे किसी चीज को लेकर, और सुन लीजिए, जिसमें 5000 तो अत्यंतिक आंकड़ा है उस समय की ब्रिटिश सरकार का, जिसमें कहा जाता है कि 10,000 के ऊपर लोग मारे गए, उस परिस्थिति में कांग्रेस को क्या करना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज, आप एकल परिवार में होंगे, मुझे गारंटी के साथ कह रहा हूं, जब बाप के सामने 2 बेटे लड़कर मर रहे हो तो बाप क्या करेगा, बंटवारे के लिए मानेगा या कहेगा कि बेटा मर जाओ लड़के? क्या बात करते हैं आप? बाप गलत हो गया, आज घर घर बंटवारा हो रहा है, और मुखिया आता है, मुखिया दोषी होगा, क्या वो बाप दोषी होगा जो मजबूरी में बाप अपने बेटे जिंदा रहे, इस देश में जिंदा रहे, वो इसलिए बंटवारे के लिए तैयार हो जाता है? ये घर घर की परिस्थिति है। आप लोग कृपया गुमराह मत करिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब घोषणा की, जब जिस जून की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा, ये मैं रोते हुए हृदय के साथ ये बात कह रहा हूं, मैंने यही कहा ना, उपाध्याय जी 1946 19 अगस्त दंगा खत्म हुआ, 19 अगस्त को, 19 अगस्त के पहले एक बयान कांग्रेस के किसी एक नेता का बयान दे दीजिए, संदीप त्रिपाठी जवाब ले लेते हैं, को स्वीकार किया हो, जिसने विभाजन की बात की हो, 16 जवाब दे दूं मैं? ठीक है, जवाब ले लीजिए। उसके बाद रोहन गुप्ता जी, मैं आपके पास आती हूँ। जी, मैं फिर कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं, 16 अगस्त 1946 की, जब डायरेक्ट सेक्शन डे बंगाल में घोषित किया था लीग ने, और वहां पे नोआखाली पूरा समाप्त हो गया था, सारी हिंदू आबादी वहां की मार डाली गई थी। आप जिस बात की बात कर रहे हैं, मार्च से, मैं फिर कह रहा हूं कि 133 मुलाकातें, कैबिनेट मिशन की 186 बैठकें, आप एक बार पढ़िए तो कि कौन लोग बहुत सहजता से नहीं किया गया। मैं कह रहा हूं कि अगर 2 भाई लड़ रहे थे, अगर लड़ भी रहे थे, तो उसमें सुलह सपाटा करने का जो प्रयास होना चाहिए था, चीजों को ठीक करने का जो प्रयास होना चाहिए था, वो कितनी शिद्दत से किया गया, एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक बार डॉक्यूमेंट से गुजर लीजिए, भावनाओं पे मत जाइए। मैं तो जो भी कह रहा हूं, मैं इतिहास के प्राथमिक स्रोतों से प्रोफेसर साहब अपनी बातचीत कह रहा हूं। इतिहासकार कह रहे हैं कि भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, कैंपेबल तथ्यों से एकदम रूबरू रहना चाहिए, उनको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। भावनाओं में बह जाएंगे तो फिर जो साक्ष्य है उनके साथ खिलवाड़ हो जाएगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, देखिए, ओम जी से मैं बड़ा इज्जत करता हूं, बहुत स्नेह करता हूं। मैं इनकी एक परेशानी समझ रहा हूं कि 3 महीने के अंदर ये जो वोट चोरों की सरकार है, ये गिरने वाली है। सरकार गिरा रहे, फिर ओम जी को रिपब्लिक टीवी में ही आके, रिपब्लिक टीवी में ही आके जस्टिफाई करना होगा, फिर एनसीईआरटी में ये बदलाव करेंगे। सैयद जमात, वोट चोरों की सरकार, सैयद जमात कुछ कहना चाह रहे हैं, सैयद जमात बोलेंगे, जवाब दीजिए। ठीक है ओम जी, नहीं, मैं
पहले सैयद जवाद, उसके बाद मैं आती हूँ बीजेपी के पास। मैं फैक्चुअली बात पूछना चाह रहा हूँ, दो है। एक शेर कहता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उसकी तकलीफ बहुत है, आपको हो सकता ज्यादा हो, किसी को कम हो। लेकिन ये बताइए कि श्रीलंका से भारत जब अलग हुआ उसकी आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते? जब नेपाल अलग हुआ उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जब अफगानिस्तान अलग हुआ उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? म्यांमार अलग हुआ उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? अखंड भारत का फोटो लगाने से अखंड भारत नहीं हो जाता है। आप इंडोनेशिया की बात क्यों नहीं करते? अरे एनसीईआरटी मॉड्यूल को सियासी अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया है विपक्षी खेमे ने, तो उसकी चर्चा करेंगे ना कि आखिर दिक्कत क्यों हो रही है। अगर सच्चाई बताई जा रही है, सत्य पढ़ाया जा रहा है भावी पीढ़ी को, तो दिक्कत क्या है? अरे हाँ, श्रीलंका को आप भारत का अखंड भारत का हिस्सा नहीं मानते। ठीक है, अभी जो मुद्दा उस पर बात कर लेते हैं ना। बांग्लादेश को नहीं मानते। अच्छा, पाकिस्तान पे है जिनको पाकिस्तान से वोट मिलेंगे, श्रीलंका से वोट नहीं मिलना है, उसका बेंच नहीं है। बांग्लादेश से वोट नहीं मिलना, उसकी तकलीफ नहीं है। रोहन गुप्ता जी बताइए, रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिए। देखिए, मुद्दा अभी हमेशा आप देखिए, कोई भी मुद्दे पे आप विपक्ष से बात करेंगे, जैसे ही आप उनको एक बात का जवाब देंगे वो दूसरा सवाल उठा देंगे। ये डिबेट किस मुद्दे पे? ये डिबेट इस मुद्दे पे है कि जो विभाजन की पूरी हकीकत है, क्या एनसीईआरटी के जो नए मॉड्यूल में जो विभाजन की हकीकत बताया कि उसमें कुछ गलती है या नहीं है? रोहन जी, उस नए मॉड्यूल को लेकर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसको नहीं बदल सकती, और आरएसएस की 2 नेशन थ्योरी का भी जिक्र हो रहा है। प्रियंका जी, वापस मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जो फैक्ट्स एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में बताया गया है, एक भी फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की गई हो, आप जो बोलने के लिए मैं तैयार हूं, यहाँ पे मैं डिबेट करने के तैयार हूं। हकीकत मुद्दा प्रॉब्लम क्या है प्रियंका जी की, इनकी जो गलतियां हैं उनको बहुत सिलेक्टिव तरीके से अभी तक इतिहास में पेश किया गया। कहीं ना कहीं मुगलों का महिमा मंडन किया गया, कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी गलती, अक्षय चीन देने की बात हो, पीओके दे देने की बात हो, हाजी बिन पास दे देने की बात हो, हमारे देश का यूएन में नाम नहीं। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, बताइए। कश्मीर का मुद्दा मालूम चल जाएगा, तो ये मालूम चलेगा कि कांग्रेस ने किस तरीके से देश के विश्वास के साथ में धोखा किया, और आज इसीलिए डर लग रहा है। और उसके बाद भी क्या हुआ? तुष्टीकरण की बेसिक राजनीति है, जिसके कारण आज कांग्रेस और जिन्ना की पॉलिसी एक है। 30 सेकंड का रिएक्शन प्रोफेसर साहब। ठीक है प्रोफेसर साहब, बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी, ठीक है। और इसलिए इनको आपत्ति है। मैं चैलेंज के साथ आपत्ति क्यों है? आपत्ति की वजह बता दी बीजेपी ने, जवाब दीजिए प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर अखिल स्वामी। प्रियंका जी, मैं प्रियंका जी केवल रोहन जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, 20 साल ये कांग्रेस पर रहे हैं, कांग्रेस में अगर इतनी कमजोरियां थी तो ये कांग्रेस में क्यों रहे? अरे भाई साहब, आप अभी वर्तमान की बात करेंगे अखिल स्वामी जी। अच्छा, संदीप त्रिपाठी हमारे आप पास में जा रहे हैं, जो गलत है आप पास में जा रहे हैं, मैं भी पास में जा रहा हूं। उसकी बात आप 20 साल। संदीप त्रिपाठी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क, फिर सैयद जवाद, मैं आपके पास आती हूँ, जल्दी। प्रियंका जी, महाभारत के रिजल्ट को बताने की जरूरत नहीं है। महाभारत क्यों हुआ ये बताने की जरूरत है कि कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, वो पूरी घटना बताइए ना। आप सिर्फ ये बता दीजिएगा कि 1946 से उठाकर ये जिम्मेदार है, ये बात गलत है। और ये मैं फिर कहूंगा, एनसीईआरटी में आप पढ़िएगा तो इसके पहले भी कांग्रेस की जिसका जिक्र हो रहा है वो जिक्र था, लेकिन हटा क्या लिया गया? वीर सावरकर जी गाया, संघ गाया, वो हिंदू की पुस्तक का जिक्र गाया, पैटर्न ने प्रपोजल रखा। और अगर प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया, उसमें क्या गलत है? कौन सा तथ्य नहीं है? अगर कांग्रेस के एमपी ने वोट किया, क्या गलत है उसमें? क्यों उससे आपत्ति है? जो तथ्यों को पेश किया गया उन्हें आपत्ति क्यों? आपने अपने इतिहास को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जनता कैसे स्वीकार करेगी? हकीकत से क्यों आपत्ति है आपको? उसके प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर बाकायदा दस्तखत करके ऑल इंडिया रेडियो में कहा कि हम इसका स्वीकार करते हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है इस बात?